पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, 2024 की शुरुआत हो चुकी है और 2024 की शुरुआत में जंग जो है और खतरनाक होती जा रही है। जहां जंग के दायरे बढ़ रहे हैं और बढ़ते दायरों के साथ साथ अलग अलग मोर्चे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खुलने लगे हैं, जिसमें यमन के 10 हूथियों का कत्लेआम किया गया, फिर उसके बाद हमास के डिप्टी चीफ का कत्ल और उसके बाद ईरान में बड़े हमले। इसी को लेकर के हमसे बातचीत करने के लिए अमरीश मिश्रा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले ईरान पर हुए ताजा हमले के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जंग की एक नई शुरुआत है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि ईरान को उकसाने की कोशिश हुई। क्या ये हमला इस जंग के दायरे में ही आता है ये भी? देखिए, बात यह है, मैं इसको बिल्कुल सफाई से और बिल्कुल साफ तौर पे, खुले तौर पे मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि गाजा में जो जमीनी लड़ाई इजराइल हार नहीं रहा है, हार गया है। वो हार गया है क्योंकि उसने अपनी ब्रिगेड सेना वापस लेनी शुरू कर दी है। ठीक है। इजराइल जो गाजा में ग्राउंड की लड़ाई हार गया है हमास से और पैलेस्टीन रेजिस्टेंस से, अब उनको अपनी जनता को कुछ बताने को नहीं है। अब केवल एक ही ऑप्शन है कि बाकी पावर्स को, वॉर को आगे बढ़ाया जाए। गाजा में वो जीत नहीं सकते। गाजा की जो टोपोग्राफी है, जो जमीन है, जिस तरह की टनल्स हैं वहां, तो अब उनकी ये कोशिश है कि लेबनान को और फिर ईरान को ये एक बड़ा क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट बनाओ। क्योंकि देखिए, इसराइल और अमेरिका जो राजनीति करते हैं, उस राजनीति में जीत हार का उतना मतलब नहीं, जितना मतलब यह है कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहे, कोई ना कोई लड़ाई होती रहे, ताकि जनता का ध्यान उनकी अपने अंदरूनी जो समस्याएं हैं उससे दूर होता रहे, जो इसराइल और अमेरिका की जनता है। और जिस तरह से अमेरिका लूट रहा है पूरी दुनिया को, वो भी छुपा रहे। तो इसलिए वो कभी यूक्रेन में उसने खड़ा कर दिया एक विवाद, वहां वॉर हो रही है उसने। अब ये एक नई कोशिश है। अब ये सफल होगी कि नहीं, ये बहुत कुछ और चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बार दुनिया की जो और ताकतें हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साल की शुरुआत के पहले ही दिन कह दिया कि 2024 युद्ध का और मतलब प्रतिरोध का साल रहेगा। और उसके बाद 1 जनवरी को उन्होंने कहा, 2 जनवरी को कल अल अरूरी का असैसिनेशन बकायदा ड्रोन से, एक लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन से हुआ। और जहां तक मेरी खबर है कि वो अमेरिका ने ही ड्रोन बनाया था, अमेरिका मतलब अमेरिकन मेड है। और आज जो है जो सुलेमानी सुलेमानी जो 4 साल पहले 2020 को, आज ही के दिन 3 जनवरी 2020 को, जब ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट था, तो उस समय इनका असैसिनेशन हुआ था, सुलेमानी का। अमेरिका ने मिसाइल फेंकी थी और मतलब मारी थी वहां से, और इनको यहाँ लगी। ये उस समय इराक में थे। सुलेमानी, आज उनकी चौथी डेथ एनिवर्सरी है। और उन्हीं की कब्र के पास जो जनता इकट्ठा हुई, वहीं ब्लास्ट हुआ। और ईरान ने, देखिए, ये इस पे अमेरिका और इसराइल का अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन ईरान ने इस पे ये कहा है कि ये एक संगठन है, MEK, मुजाहिदीन खल्क। अब मुजाहिदीन खल्क क्या है? मुजाहिदीन खल्क एक ईरान का संगठन है जो जब 1979 में रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, तो वो भी एक ग्रुप था उसमें। मतलब मेन तो उसमें जो आयतुल्ला खुमैनी साहब थे, उनका ग्रुप था। बाकी और जो कुछ ग्रुप्स थे उसमें ये भी था, मुजाहिदीन खल्क। ये मेरे ख्याल से रजावी, इनकी वाइफ मरियम रजावी अभी हैं, उनका नाम, उनके हस्बैंड का नाम मुसाद, ये ऐसे ही रजवी है। तो वो उस समय उस युद्ध में वो चल के वहां, आप मतलब उसके बाद उनका इख्तलाफ शुरू हुआ और फिर वो पश्चिम में चले गए। और उनको एक तरह से अमेरिका, पहले वेस्ट ने, फ्रांस ने, और फिर अमेरिका ने उनको इस रूप में कोशिश की कि वो ईरान की रजीम के खिलाफ वो खड़े हों। अच्छा, ये एमी एमी के का और इंटरेस्टिंग इतिहास है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में डेजिग्नेटेड था अमेरिका में, लेकिन 2012 में इसको टेररिस्ट ग्रुप्स उससे हटा दिया अमेरिका ने।
जब जब दो अब हिलरी क्लिंटन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने हटा दिया। तब से ये माना जा रहा है कि ईरान के ऊपर जो आतंकवादी हमले होते हैं वो ज्यादातर MEK के माध्यम से कराए जाते हैं। और ये जो हमला हुआ है MEK, क्योंकि ये सीधे US सपोर्टेड है। बल्कि आज मैंने अपने ट्विटर हैंडल इस पे जो एक्स है, इस पे मैंने पोस्ट किया है कि जिसमें मरियम रजवी और जो जूलियानी, जो कि इसके अमेरिका के एक कंजर्वेटिव रिपब्लिकन लीडर हैं, उनमें बातचीत चल रही है। वो बिल्कुल खुली बात है। अब आप देखिए कि इस पूरी राजनीति में, मतलब गाजा एक छोटी सी साउथ दिल्ली के बराबर जगह, और वहां से जो लड़ाई हो रही है वो, क्योंकि गाजा वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते इजराइल अमेरिका किसी भी हालत में। उसमें रिसोर्सेज बहुत हैं, उसमें इनका बहुत कुछ, इनकी विचारधारा फंसी हुई है। वो अगर वहां से अगर ये हार इन्होंने मान ली या हार गए किसी भी तरह, तो फिर तो एक सीधी बात हो जाएगी कि जो इस्लामोफोबिया है वो खत्म हो जाएगा। बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अमेरिका नहीं चाहता है अभी। और जी एक तरह से एक नई एक रेजिस्टेंस की फोर्स उभरेगी, जो अमेरिका और इसराइल जो पूरी दुनिया पे डॉलर हेजुमनी कायम करना चाहता है उसको चैलेंज करेगी। तो इसलिए देखिए ये पूरा हो रहा है। जी सर यही वजह। जी कंटिन्यू कीजिए सर आप। मैंने आप बताइए, आप बताइए। जी सर, इसी के साथ साथ हमारा सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से आज ईरान के ऊपर हमले हुए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब यमन के 10 हुतियों का कत्लेआम कर दिया गया, ईरान की तरफ से ये ऐलान हुआ कि वो अपने युद्धपोत को लाल सागर में तैनात करेगा, और अब वो बाबल मंदीप में पहुंच भी चुका है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आई। और फिर इसके दौरान हम देख रहे हैं, जंग के दौरान एक ईरान ही एक ऐसा देश लौटा रहा है जो खुल करके हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता रहा, हमास के खिलाफ भी, हमास के फेवर में भी पूरी दुनिया में एक माहौल बनाया, जो नेगेटिविटी अमेरिका इसराइल की तरफ से फैलाई जा रही थी। तो क्या ये देखा जाए, क्योंकि इसके बाद हमने देखा था कि खाड़ी देशों के जगह पर अमेरिका ने अपनी फोर्सेस बढ़ा दी थी और हर तरफ से घिराव जो है सिर्फ और सिर्फ ईरान का किया था। ये ईरान और अमेरिका का जो क्लैश है, क्या ये बड़े जंग की शुरुआत है ये हमला? क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है, अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी आपको बख्शने वाले नहीं है। तो कैसे देखा और समझा जाए इन सभी चीजों को? देखिए ये बात सही है कि ईरान ने इस चीज को पहले से कहा हुआ है। और इस समय जो पूरी सिचुएशन है, ईरान के युद्धपोत जैसा लाल सागर में पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ आज एक और घटना हुई कि यमन ने एक और जहाज पे हमला किया। आज एक और जहाज पे हमला किया और वो भी इसराइल की तरफ जा रहा था। और 10 लोगों के शहीद होने के बाद लोग ये मान रहे थे कि यमन खामोश हो जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे ही ईरानियन युद्धपोत पहुंचे तो यमन ने आज फिर हमला किया। और आज US ने जो रिटेलिएट किया था 31 दिसंबर को, वो आज उस तरह से रिटेलिएट जवाब नहीं दे पाया अभी तक। तो अब आप देखिए, अच्छा, यहाँ जो बेरूत में घटना हुई, अल उर्री उनको जो मारा गया, उस पे अमेरिका ने एक स्टेटमेंट अमेरिका का आया है कि ईरान ने उससे कंसल्ट नहीं किया था ये करने के पहले। ईरान ने अभी तक ऑफिशियली ऑफिशियली ईरान ने जो है, जी जी जी, सर, ईरान ने, ईरान ने कंसल्ट नहीं किया था अमेरिका से, या इसराइल ने कंसल्ट नहीं किया था? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसराइल ने मतलब अल अरूरी की जो उनकी जो मौत हुई है और जिस तरह से मारा, तो इसराइल ने अमेरिका से कंसल्ट नहीं किया था। अब इसमें देखिए दो बातें। इसराइल ने तब तक, जब तक ये स्टेटमेंट आया अमेरिका का, तब तक ये माना नहीं था कि उसने किया है अल अरूरी वाली घटना। तो अमेरिका ने एक ही तीर से दो निशाने, इसराइल का नाम भी बता दिया और एक तरह से ये भी कह दिया कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं। लेकिन ये नूरा कुश्ती है। ये हम इसको ये मानते हैं कि ये इन लोग की राजनीति है, इसराइल और US की, कि कुछ ऐसी घटना हो, इसराइल जिसको एडमिट नहीं करना चाहता, इन्होंने इसराइल का नाम उसमें ले दिया। अब इसराइल उसको एडमिट कर लेगा या जैसा है उसको ऐसे ही, मतलब लोग तो यही मानेंगे इसराइल ने मारा। हमास के डिप्टी पॉलिटिकल चीफ को और कौन मारेगा? इसराइली मारेगा वही। तो ये चीज अच्छा, और अमेरिका ने ये भी दिखा दिया कि कल को हमास के अलावा, क्योंकि अमेरिका की लाइन है कि हमास के अलावा जो और फिलिस्तीनी वहां फैक्शन, जैसे पैलेस्टीनियन
अथॉरिटी है जो कि खुद ही अपने लोगों को भी मारती है, और हमास ने उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। जो महमूद अब्बास, जो उसकी जिसके प्रेसिडेंट है, इसकी फंडिंग अमेरिका से आती है। तो अमेरिका भी चाहता है कि कुछ एक रास्ता खुला रहे कि इसराइल से तो कोई समझौता अब इसके बाद फिलिस्तीनी नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका से ये पैलेस्टीन अथॉरिटी को ये हमास के खिलाफ पिट कर सकते हैं। तो ये पूरा गेम इसका चल रहा है। अभी तक जो ईरान में हुआ है उसका, तो ऑब्वियसली अमेरिका, अब अगर उसको ईरान ने खुद कहा है कि एमईके का हाथ लगता है, तो ये मुजाहिदीन खल्क जो है, तो ये एक अमेरिका का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका द्वारा बैक्ड है। तो बात सीधी है कि अमेरिका ने इसको करवाया है। ये बात भी ईरान के माध्यम से आ गई। जी। क्योंकि सर इसी के साथ साथ अगर देखा जाए जिस तरीके से शहीद किया गया शेख सलाल अरूरी को, और फिर इसके बाद हमने देखा था इससे पहले इजराइल ने अपने मोसाद को ये एडवाइजरी दी थी कि दुनिया भर में जहां भी हमास के नेता मौजूद हैं आप जाएं और कत्ल कर दें। और फिर तुर्की ने एक दिन पहले ही बड़ा एक्शन लेते हुए 46 जो मोसाद से जुड़े जासूस थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या ये उसी कड़ी का हिस्सा है जहां तुर्की में ये नाकाम हुए तो लेबनान में इन्हें कामयाबी हासिल मिली? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि हमने जो है अल अरूरी की हत्या नहीं की, और अमेरिका ये कहता है कि इजराइल ने बिना बताए हमें इस हत्या को अंजाम दिया है। तो कैसे देखा और समझा जाए फिर इस चीज को? अब यही मजेदार बात है, देखिए इसी में यही यही जो जनता है उसको समझने की बात है कि अमेरिका और इजराइल इतना महीन गेम खेल रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड गेम खेल रहे हैं, कि जिसमें वो कार्रवाई भी करो, उसको अब कभी अपनाओ कभी नहीं अपनाओ, और एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे से फर्क, कि भाई देखिए हम हमारा इजराइल से हर मुद्दे पे हमारी सहमति नहीं है। हालांकि दोनों के एक ही गोल्स हैं, दोनों कंसल्ट करके, मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूं कि दोनों बकायदा सलाह मशवरा करके, गुड, ये जिसको कहते हैं ना, गुड गुड कॉप बैड कॉप, कि हम मैं अच्छा से अच्छा पुलिस वाला, तुम खराब पुलिस वाले, तो ये दोनों अंदर से मिले होते हैं दोनों, लेकिन वो दिखाते हैं उसको, दिखाने के लिए एक अच्छा बनता है एक बुरा बनता है, फिर कभी बुरा वाला अच्छा बन जाता है, अच्छा वाला बुरा बन जाता है। तो ये जो गेम है, ये अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया के साथ खेल रहे हैं, और इसमें इसको एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के दिमाग में इस तरह की बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा होती हैं कि अमेरिका से बिना कंसल्ट किए इजराइल ने मार दिया, तो मतलब इजराइल, जो अमेरिका और इजराइल में बड़ा डिफरेंस है और कुछ झगड़ा हो रहा है। ये भी इमेज ये लोग चाहते हैं कि थोड़ी रहे, अमेरिका इजराइल के साथ है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अमेरिका और इजराइल में थोड़ा डिफरेंस भी है, ये भी वो चाहते हैं कि दुनिया के सामने आए। और इजराइल जो है बहुत सारी अभी और एक्शंस करेगा जिसमें वो, जिसको वो ओन नहीं करेगा, जिसको वो ये नहीं कहेगा हमने किया, लेकिन वो बाय इम्प्लीकेशन वो क्लियर है कि वो इजराइल ने ही किया, मतलब इसीलिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टर्की में जो मेरी आपने 46 का 33 शायद मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मोसाद एजेंट्स को पकड़ा गया, वो जो है इसी के लिए, इसी इसी इसको समझते हुए पकड़ा गया कि वहां भी वो लोग कोई ना कोई वारदात कर सकते हैं। और ईरान में इसके पहले 4 मोसाद के लोगों को फांसी हुई। तो अब आप देखिए 4 मोसाद के लोगों को फांसी हुई, और ये आज जो है, और आज जो दिन है, जो सुलेमानी का 4th डेथ एनिवर्सरी, और सुलेमानी को किसने मारा, वो तो खुल के कह के अमेरिका ने मारा कि ईरान के हमने इतने टॉप कमांडर को मार दिया। वो तो उनको खुल के अमेरिका ने कहा ना। आज उनकी 4th डेथ एनिवर्सरी पे कौन ब्लास्ट करेगा ईरान? ईरान में अंदरूनी कोई ऐसी ताकत है नहीं। बाहर से कौन? इराक में भी इस समय ईरान फ्रेंडली गवर्नमेंट है, बाकी लेबनान में, सीरिया में, सब में एक ईरान की फ्रेंडली गवर्नमेंट है। उधर रशिया और चाइना भी ब्रॉडली अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ हैं। तो ईरान पे ब्लास्ट कौन करेगा? ये तो, और ईरान ने कह भी दिया, नाम भी ले दिया उस संगठन का। और वो संगठन सीधे सीधे, आप फोटोज देख लीजिए, मैंने अपने एक्स उसमें डाली हुई है, कि जो सीधे अमेरिकन फंडिंग से चलता है, एमईके जो संगठन है। जी तो अब सर, आप इसी के साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से शेख सलाल अरूरी को शहीद किया गया, और इसके बाद एक मैसेज इजराइल और अमेरिका की देने की कोशिश है कि देखिए हम सीधा सीधा आपके सीनियर लीडरों को कत्लेआम कर रहे हैं। क्या इस
के बाद जो ये हत्या हुई है, इसके बाद जंग के असर किस तरीके से देख रहे हैं कि पड़ने वाले हैं? क्या जंग का दायरा बढ़ेगा हमास की तरफ से? क्या ये एक मैसेज है हमास को कि अब ये जंग रुक जाएगी कि इस हत्या के बाद में? नहीं नहीं, जंग कैसे रुकेगी? अभी आज ही देखिए तो वेस्ट बैंक और गाजा में इतनी घटनाएं हुई हैं कम से कम, और होती चली जा रही हैं वैसे ही रेगुलर, मतलब जो रोज इतने पिछले 88 डेज से हो रहा है वही आज भी हो रहा है। कोई अल अरूरी के असैसिनेशन से, बल्कि ये हुआ है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक पे रूल करती है उसको लोगों ने चैलेंज किया है, और हो सकता है आने वाले दिनों में महमूद अब्बास के ऊपर भी कोई एक्शन हो जाए, क्योंकि फिलिस्तीनी नहीं चाहते कि उनके अंदर कोई भी एक ऐसा छोटा सा भी एक ऐसा ग्रुप रहे। और महमूद अब्बास तो बड़े पावरफुल हैं भाई, वो इसके चेयरमैन हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के। लेकिन उनके लोगों ने अभी 2 दिन पहले पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के एक योद्धा की हत्या कर दी। सोचिए आप, मतलब उनकी बंदूकें इसराइल के खिलाफ नहीं चल रही हैं, उनकी बंदूकें अपने ही भाई बंदूक के खिलाफ चली हैं। तो इससे, और उसके बाद अल अरूरी वाली घटना हो गई जिसपे पूरे वेस्ट बैंक के, अल अरूरी रमाल्ला के हैं जो कि वेस्ट बैंक में है। तो पूरे वेस्ट बैंक में कल रात को जनता सड़क पे थी और यही नारे लग रहे थे कि अरूरी की जो लाइन थी कि सशस्त्र संघर्ष करो और विद्रोह करो, हम उसी लाइन पे हम चलेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि गाजा तो देखिए हमास के ग्रिप में है 2007 से। वेस्ट बैंक लेकिन वहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का राज था। वहां पर ये जो सेंटिमेंट फैल रहा है, वहां जो एक विद्रोह की भावना फैल रही है, ये ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आप देखिए तो इसराइल उसको झेल नहीं पाएगा, क्योंकि दो फ्रंट, एक ही फ्रंट पे वो नहीं जीत पा रहा है, हार रहा है बल्कि, तो दूसरे फ्रंट पे वो कैसे जीतेगा? क्योंकि वेस्ट बैंक, हालांकि वेस्ट बैंक में उस तरह से टनल्स का नेटवर्क नहीं है, लेकिन और ज्यादा खुला हुआ है वेस्ट बैंक, ज्यादा बड़ा भी है। लेकिन वहां की जो लड़ाई है उसको भी बहुत ही सोच समझ के फिलिस्तीनी जो प्रतिरोध है वो कुछ कुछ एरियाज में बांट के, कि तुलकरेम में तुलकरेम ब्रिगेड लड़ेगी, जनिन में जनिन ब्रिगेड लड़ेगी, ट्यूबस में ट्यूबस ब्रिगेड लड़ेगी। अलग अलग जगह उन्होंने इस तरह से गाजा से भिन्न एक एक ब्रिगेड्स बना रखी हैं। और उसके बाद वहां की जनता भी जो है वो मोलोटोव कॉकटेल लेके इजरायली सैनिकों पे हमला करती है, और फाइटर्स और इजरायली सेना के बीच में आ जाती है। यहाँ एक बात मैं और कहूंगा आपसे कि देखिए, जो इजराइल की जो लाइन है और अमेरिका की जो लाइन है, ये क्या है? 1970 में जो वियतनाम वॉर हुई हुई थी, 1965 से 1975, जिसमें अमेरिका की हार हुई, उसमें क्योंकि वियतनाम में कम्युनिस्ट शासन था, और कम्युनिस्टों के जो चाइना के लीडर माओ त्से तुंग, वियतनाम के होची मिन थे, लेकिन माओ त्से तुंग की जो बहुत सारी बातें वो वियतनामीज कम्युनिस्ट फॉलो भी करते थे। तो माओ त्से तुंग ने कहा था कि जो जनता और कम्युनिस्टों का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे मछली और पानी का रिश्ता होता है, कि मछली जो है पानी में तैरती, पानी जनता है, मछली कम्युनिस्ट है। तो वो रिश्ता है कि वो जब चाहे अंदर चले जाए पानी के, जब चाहे ऊपर आ जाए। तो अमेरिका ने ये कहा कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम पानी ही सुखा देंगे, तो मछली तो तड़पेगी ना, कहाँ जाएगी? पानी सुखाने का मतलब जनता को मारना। तो उन्होंने 10 साल जनता को मारा। वियतनाम में करीब 1 मिलियन वियतनामीज शहीद हुए, और उसकी इसी की वजह से कि वो, लेकिन तालाब वो सूखा नहीं, तालाब वो रहा, और मछली की जीत हुई। मछली भी तालाब की अब ये, अब वो ईरान ने जो, सॉरी, इजराइल ने जो तरीका बनाया है कि अगर सर को कलम कर दो तो धड़ थोड़ा सा छटपटाएगा, लेकिन धड़ भी गिर के मर जाएगा। इसीलिए वो टॉप लीडर्स पे अटैक कर रहे हैं। उनकी शुरू से ही रही है कि सर काटो तो धड़ क्या कर पाएगा। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि हमास जैसा जो आंदोलन है, ये इसका एक सर है ही नहीं, इसके कई सर हैं। और एक तुम सर को काटोगे तो वो सर, और ये बात हमास के लीडर कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसराइल क्यों मानेगा उनकी बातों को? लेकिन उन्होंने सिद्ध किया है। बड़े बड़े हमास के लीडर्स, शेख यासीन से लेकर तमाम लोग शहीद हो चुके हैं, अल अरूरी शहीद हुए। लेकिन हमास का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहां आप अगर उसका सर, एक कलम भी होता है तो दूसरा सर आ जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो यूएस और इसराइल की जो पॉलिसी है, ये देखिए बुरी तरह फेल हुई।
क्योंकि सर इसी के साथ-साथ हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि शेख सलाल अरूरी को जिस तरीके से शहीद किया और फिर इसके बाद हमने देखा कि हमास की तरफ से अभी कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पर हिजबुल्लाह की तरफ से ये बयान सामने आ गया है कि जो ये शहादत हुई है, ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, हम इसका बदला लेंगे। जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि यमन भी इसका हिस्सा रहेगा, इस्लामिक रेजिस्टेंस सीरिया, इराक भी हिस्सा रहेगा, ईरान भी हिस्सा रहने वाला है। तो क्या ये देखा जाए कि इसके बाद अब जंग और तेज होने जा रही है क्या? जंग तो देखिए और तेज होगी। अब जैसे जैसे आप देखिए वो गिनती शुरू हो गई है और चक्र भी एक तरह से चालू हो गया है। जनवरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जंग और तेज होगी और घटनाएं होंगी, और सबसे बड़ी बात है कि उसका दायरा बढ़ जाएगा। उसका दायरा जो है वो अभी तो मान लीजिए ईरान तक पहुंच ही गया है, बेरूत लेबनान हो गया है, सीरिया में हो ही रहे हैं, सीरिया में इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स किए। फिर ये यमन है ही, लेकिन इसके साथ साथ अभी और जो खासतौर पे मुस्लिम और अरब देश हैं वो भी इसमें देखिए आने वाले हैं। टर्की नंबर वन है। टर्की की जो पूरी पोजीशन है, क्योंकि टर्की और ईरान में जो खटपट थी वो भी काफ़ी सॉल्व की है इधर रशिया और चाइना ने। और टर्की और ईरान जो है उनमें अगर जिस दिन थोड़ा सा एक समझौता हो गया, अंदरी गुप्त समझौता, तो टर्की की तरफ से भी कोई ना कोई हमला आएगा या टर्की पर ये लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो अच्छा, और फिर सऊदी अरेबिया देखिए एकदम चुप है सबसे, क्योंकि वो एकदम डरा हुआ है कि वो अमेरिका के साथ हमेशा रहा है, लेकिन अब अमेरिका के साथ वो दिख नहीं सकता, जनता विद्रोह वहां की कर सकती है। तो वो एक ऐसा फैक्टर है सऊदी अरेबिया का जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखना कि आगे वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जंग आगे बढ़ेगी। हमास ने अच्छा, हिजबुल्लाह में नसरुल्लाह साहब का भी ब्रॉडकास्ट आने वाला है 6 बजे लेबनन टाइम, 3.5 घंटे का फर्क है, मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे वो शुरू हो जाएगा। तो वो अब क्या इसमें अनाउंस करते हैं आज, आज वो क्या अनाउंस करते हैं, कौन सी किस बात को वो कहते हैं। हो सकता है कि हिजबुल्लाह एस्केलेशन की तरफ जाए, कुछ इस तरह से हमले इसराइल की तरफ खुल के करने की बात भी कर सकता है। हालांकि हिजबुल्लाह और इसराइल में 8 अक्टूबर से लड़ाई चली रही है, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है जी। और दोनों तरफ के लोग मारे गए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह फॉर्मली इस लड़ाई में अभी तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा, लेकिन ये भूमिका बना रहे हैं। भूमिका नसरुल्लाह जरूर बनाएंगे आज कि अब उनके पास एक लेजिटिमेट रीजन है, क्योंकि लेबनान की टेरिटरी में घुस के इसराइल ने मारा है, और ये एक हिजबुल्लाह के सामने अब सीधे एक जस्टिफिकेशन है, एक उनके सामने कारण हो गया है कि वो सीधे इसराइल पे हमला करें। सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जैसे आपने हमें समझाया भी व्यूवर्स को कि कैसे कैसे जंग के दायरे बढ़ेंगे, ये जंग की आज जो है ईरान तक खुद ही पहुंच चुकी है। तो क्या जैसे शुरुआत में जंग के दौरान कई तस्वीरें सामने आई कि अफगानिस्तान या तालिबान भी इस जंग में कूद सकता है, क्या ये जंग की आज तालिबान तक भी जाएगी? और अगर तालिबान इस जंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या स्थिति रहेगी फिर इस जंग की? नहीं देखिए, मेरा ये असेसमेंट है कि तालिबान अभी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि तालिबान इस चीज़ को जानता है कि वो साउथ एशिया का हिस्सा है और ये मिडिल ईस्ट में सब हो रहा है। तो अभी तालिबान इसमें सीधे तौर पे, और जो तालिबान की सरकार अभी बिल्कुल नहीं, मतलब अभी बनी है और अभी वो अपने को कंसोलिडेट कर रही है। तो ये तो इसमें ये तालिबान का कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अमेरिका ने जो अमेरिका हटा है वहां से, अफगानिस्तान से, तो उसने अपने कुछ आतंकवादी ग्रुप्स वहां छोड़ रखे हैं जो छुपे हुए हैं, अभी सामने नहीं आ रहे, जो अमेरिका के लिए काम करते हैं। जैसे मतलब हैं मुस्लिम लेकिन अमेरिका के लिए काम करते हैं। जैसे MEK जिसके मैंने बताया, वो ईरान का मतलब ईरान का ग्रुप है लेकिन अमेरिका के लिए काम करता है ईरान के खिलाफ। वैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुछ ऐसे ग्रुप्स छोड़ रखे हैं जो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आतंकवादी कार्रवाई करे, और दिखाने के लिए इसराइल के खिलाफ या किसी उसके खिलाफ। हालांकि वहां से वो क्या कर पाएंगे, बहुत दूर है सब कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ आतंकवादी कार्रवाई जरूर वो करने की अमेरिका उनके माध्यम से करवाने की कोशिश करेगा, ताकि और ध्यान डाइवर्ट हो, दुनिया और जंग की तरफ बढ़े। अभी तक तो मान लीजिए यूक्रेन में जंग हो रही है, मिडिल ईस्ट पूरी तरह से गर्म है और वहां पर आग फैल रही है,
और साउथ एशिया को भी वो अपने इस तरह के डिस्टेबलाइज करने के लिए तालिबान को यूज कर सकता है। लेकिन तालिबान अभी इस चीज को समझ रहा है और वो ये जो अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है, चालाकी है, इसको भी समझ रहा है। तो वो अभी इसको अवॉइड कर रहा है, वो इस तरह से सीधे अभी जंग में नहीं उतरे।